अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़ेर तमाम द डिसिप्लिन्ड एकेडमी। जनाब, कोर्स हमारा जारी है नेशनल बुक फाउंडेशन और क्लास हमारी है ज़ाहिर है 7। किताब है साइंस और चैप्टर है आखिरी यानी चैप्टर नंबर 12 अर्थ एंड स्पेस। वॉलपेपर आप देख रहे हैं, अर्थ और स्पेस की मुनासबत से मैंने तैयार किया और लगा दिया है। और डेफिनेटली आप समझ गए कि अब हम चैप्टर नंबर 12 यानी लास्ट चैप्टर में आ गए हैं। सो जनाब, अर्थ एंड स्पेस, अर्थ एंड स्पेस, अर्थ एंड स्पेस बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए आसान मैं कहता हूँ क्योंकि अर्थ एवरीबॉडी नोस एंड स्पेस भी एवरीबॉडी नोस। लेकिन अब इसके अंदर ज़ाहिर है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपने क्या पढ़ना है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम ज़ेर बहस ले आते हैं। और जैसा कि मैं हर चैप्टर में करता हूँ कि उसके टॉपिक को या उसका जो एक चैप्टर का जो एक सिनारियो है उसको क्लियर किया जाता है, या उसका चैप्टर नेम हम देखते हैं अर्थ एंड स्पेस की क्या मुनासबत है या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए जी, अर्थ एंड स्पेस का जो ये चैप्टर है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ज़मीन है और ज़मीन की जिस स्पेस के अंदर मौजूद है, जिस सिस्टम से ये मुताल्लिक है या मुंसलिक है, हम उसको समझेंगे। अब ज़ाहिर है कि जिस आप चैप्टर में आगे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसमें कुछ आपका वास्ता ग्रेविटी से भी पढ़ सकता है कि ग्रेविटी क्या है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें भी आप स्टडी करेंगे, सोलर सिस्टम को भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या होता है। तो बहैसियत मजमूई ज़मीन और उसका जो निज़ाम है, जिस निज़ाम का ये हिस्सा है, जिस निज़ाम के तहत या जिस सिस्टम के तहत ये सूरज के गिर्द ये चक्कर लगा रही है, दिन और रात बन रही है, ये इंशाअल्लाह ताला हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्लास 7 का जो बच्चा कोई भी है उसका जितना जहन है, जितनी उसकी समझ बूझ है, उसके हिसाब से उसको नॉलेज वो दी जाए। बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल की जो है वो बात ना की जाए, जो कि ज़ाहिर है कि वो उसने आगे जाकर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अगर पढ़नी है फ़िज़िक्स में अगर वो लेके चलता है तो फिर तो वो एक अलग मामला आते हैं। लेकिन अभी से कोई बहुत ही मावराए अकल बातें ऐसी ना की जाएँ जो कि बच्चे की समझ में ना आए। बहुत सिंपल बात की जाए और सिंपल तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए। तो अर्थ और स्पेस का मतलब यही है कि हमारी ज़मीन और खला और जिस सिस्टम का या निज़ाम का ये हिस्सा है उसमें कैसे काम कर रही है, कैसे घूम रही है और किस तरह दिन और रात बनते हैं, ग्रेविटी क्या चीज़ है, ग्रेविटी की फ़ोर्स क्या है। चैप्टर को देखते हैं जी। चैप्टर 163 नंबर पेज पर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 12। ये आप देख सकते हैं अर्थ एंड स्पेस, और इसका जो पहला टॉपिक है 12.1, इसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स प्लैनेट्स एंड मून्स इन देयर ऑर्बिट्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये तस्वीर को देख लें और समझ लें कि ये है सोलर सिस्टम, और सोलर कहा जाता है सूरज को, इसीलिए सोलर सिस्टम है। निज़ाम शमसी, शम्स भी सूरज को कहते हैं। तो निज़ाम शमसी का मतलब ये हुआ कि जनाब एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर जो ये शम्स है यानी सूरज है, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर है यानी मरकज़ी या बुनियादी हिस्सा है, और मुख्तलिफ़ प्लानट्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जनाब। और फिर वो घूमने की वजह से उस पर ज़ाहिर जो प्लानट्स हैं उन पर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आ रही हैं या उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हो रहे हैं। अब ये आपको चीज़ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगा और ज़रूरी भी है। देखें, कोई भी प्लानट, आप अर्थ को तो एक साइड पे कर दें, टोटल आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो अगर कोई एक प्लैनेट को उठा लें, जैसे लेट सपोज मैं जुपिटर को उठा लेता हूँ, तो जुपिटर जो है वो चक्कर लगा रहा है सूरज का, इसी तरीके से साटर्न चक्कर लगा रहा है, इसी तरीके से मरकरी चक्कर लगा रहा है, यूरेनस चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ चक्कर लगा रही है। तो ये जितने भी प्लैनेट सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये अपने एक मखसूस दायरे में एक ऑर्बिट या मदार के अंदर उसके गिर्द घूम रहे हैं। वो जो मदार है वो है उसका पाथ या रास्ता। जैसे आप एक, पता है आपको, एक मखसूस रास्ता या सड़क होती है जिससे आप गुजर कर किसी जगह पर जाते हैं और उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होती, वो एक मखसूस रास्ता होता है। हालांकि आम ज़िंदगी में तो हमारे पास एक रास्ते की बजाय कई रास्ते भी होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, कच्चा रास्ता भी होता है, पक्का रास्ता भी होता है। लेकिन ये जो प्लैनेट्स का एक पूरा सिस्टम है ना निज़ाम शमसी का स्टूडेंट्स, इसमें प्लैनेट्स एक अपने मखसूस जो एक मुतय्यन करदा जिसको हम कहते हैं ना, तयन कर दिया गया, उस दायरे में घूम रहे हैं और वो दाएँ बाएँ आगे पीछे नहीं होते। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि वो जिस दायरे में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं उसे ऑर्बिट या मदार कहते हैं। ये मैं आपको भी इधर यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपको ख्याली मतलब इमेजिनरी यहाँ पर ये मदार नज़र आ रहे हैं जो बनाए गए हैं, ये सर्कल्स। तो ये सिर्फ समझाने के लिए ज़ाहिर है कि जी इस तरह से ये जो सैयारे हैं
इस अंदाज में इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि बच्चों का कोई खिलौना होता है तो वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉल्स होती हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, तो वो एक इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट में किसी एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द वो चक्कर काट रही हैं। तो इसी तरह ये प्लैनेट्स भी काट रहे हैं। और यहाँ पर जो है जो ये जो टॉपिक नेम है 12.1, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत डिटेल के साथ ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह लेके चलूँगा, इसीलिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स प्लैनेट्स एंड मून्स इन देयर ऑर्बिट्स। अब देखिए यहाँ मून्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। इस वर्ड को समझने की ज़रूरत है, इसको आपने इस तरह से इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये लफ्ज़ मून्स ही है, मून नहीं है। आप तो एक चांद को जानते हैं ना, जो चांद आप रात को देखते हैं जिससे आपको रात को रोशनी मिलती है, और ये भी आपको पता है अक्सर बच्चों को कि उसकी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसकी अपनी रोशनी या अपना सोर्स नहीं है रोशनी का। अब मून्स कहाँ से आ गया जी, इसका मतलब है उसके अलावा भी बहुत से चांद होंगे, लेकिन हमें तो एक नज़र आता है। या ऐसा है कि हमें बहुत सारे चांद हैं वो बारी बारी नज़र आते हैं? ऐसा नहीं है। देखें, बात यह है कि निज़ाम शमसी में ये जो आपका सोलर सिस्टम है, इसमें जितने प्लैनेट्स हैं ना, जिसमें अर्थ भी शामिल है, अर्थ के अलावा 7 प्लैनेट्स और हैं, क्योंकि 8 प्लैनेट्स हैं अब तक रिकग्नाइज्ड, पहले 9 थे, इस पर भी कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये 8 प्लैनेट्स जो हैं बशमूल अर्थ के, इनके अपने अपने मून्स हैं, ये याद रखें। यानी हर एक प्लैनेट जो है उसका कोई ना कोई मून है, या 2 मून्स हो सकते हैं या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चे समझ लें। और कोई ऐसा प्लैनेट भी हो सकता है जिसका कोई मून ना हो, मतलब मरकरी जो है उसका मून कोई नहीं है जी। अच्छा, इसके अलावा जुपिटर जो है उसके कोई राउंड अबाउट 100 के करीब मून्स हैं। अब ये देखें कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। वैसे तो ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है, ये तो आप आजकल इंटरनेट अब इतना एक्सेसिबल हो गया है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो और वो बड़ा दिलचस्पी रखता हो इन चीज़ों के अंदर, तो वो जान सकता है वहाँ जाकर। इसी तरीके से बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं मेरे ख़्याल से। अब अगर आप किसी और प्लैनेट को देखें तो उसके उससे भी ज़्यादा मून्स होंगे, तो वो आप रिसर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने जुपिटर का आपको बताया कि उसके 100 से ज़्यादा मून्स हैं, सो दे आर क्वाइट अ बिग फिगर। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लैनेट्स यानी सैयारे और उनके जो चांद हैं उनको उनके ऑर्बिट्स तक रखती है। तो ये जनाब चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें अल्लाह ताला ने कैसा सिस्टम बनाया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये सारी चीज़ें। और जनाब ये जो साटर्न है, इसके आपके बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ, 274 मून्स हैं। तो मतलब आप जब रिसर्च करेंगे इन चीज़ों पर और आपको ये फिगर्स पता चलते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। पेपर्स में भी और एग्जामिनेशंस में भी ये चीज़ें काम आती हैं, समटाइम्स ओरल टेस्ट में भी ये छोटी छोटी चीज़ें आपके काम आती हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है अगर आपकी इस अच्छे लेवल पर हो तो वो डेफिनेटली आपको मुमताज़ कर देती है बच्चों के अंदर क्लास के, कि जी इस बच्चे को बड़ी इन्फॉर्मेशन है। हालाँकि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहे इंटरनेट हो, इट डज़ नॉट मैटर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब व्हाट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है? देखें, ये फोर्स कहते हैं ताकत को। तो ग्रेविटी यानी कशिश शकल क्या है, यानी कि कौन सी कशिश है, क्या अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ये क्या है जो इनको इनके ऑर्बिट में रखे हुए है और वो सूरज के गिर्द एक मखसूस एक मुतय्यन करदा एक दायरे में घूम रहे हैं। ये जो दायरे हैं, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। ये याद रखें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो 2 मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। वो 2 मटीरियल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि ये 2 मार्कर्स हैं ना, ये भी 2 मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो सकती है। लेकिन आप कहेंगे जी कैसी फोर्स है ये, इसको अगर हम रख देते हैं तो ये तो आपस में अटैच नहीं होते। मैंने कहा है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे ना आपके एक्स्ट्रा करिकुलर, या जाहिर है कि करिकुलर से रिलेटेड हों लेकिन इससे हटकर भी हों आपके क्वेश्चन, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका अलग सेशन रखूँगा। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जी 2 मटीरियल ऑब्जेक्ट कोई भी आप उठा सकते हैं, इवन डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अभी ये मार्कर है और एक ये फ़ोन हो गया, तो ये भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। सो दिस इज़ सिंपल। आते हैं जी आगे और इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है। पहली चीज़ तो ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है और ये एग्जिस्ट करती है 2 मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ प्रोमिनेंट फॉर मैसिव ऑब्जेक्ट्स। अब जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट है, वाज़े तौर पे नज़र आती है, जैसा कि प्लैनेट्स हैं। सन हैज़ ह्यूज मास। अब जाहिर है कि
आपको यहाँ सोलर सिस्टम देखें तो वहाँ भी नज़र आ रहा होगा कि जी सूरज बहुत बड़ा है, मतलब कंपेयर करें अगर बाकी प्लैनेट से तो ये देखें एक इतना प्लैनेट भी है छोटा सा भी, और सूरज उसके मुकाबले में बहुत बड़ा है। तो अगर आप वैसे तख़य्युल करें, इमेजिनेशन, तो ये सारे के सारे जो प्लैनेट आपको नज़र आ रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जो प्लैनेट्स हैं ना बुनियादी तौर पर ये 8 के 8 प्लैनेट इसके अंदर समा सकते हैं। तो जनाब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसका मतलब सन की सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई इट हैज़ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, क्योंकि इट हैज़ ग्रेटर मास। अच्छा आगे चलते हैं। सर आइजैक न्यूटन गेव फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये याद रखिएगा आपके जो न्यूटन है साइंटिस्ट, उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना वो बड़ा फेमस जो था वो दिया था। अगर वो आगे आया तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगा, अगर नहीं आया तो यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपकी बुक में मौजूद ना हो तो फिर उनको पढ़ना जो होता है ना वो इररेलेवेंट होता है। ग्रेविटी ऑफ सन एंड इट्स प्लैनेट्स। अब ज़रा जो सूरज की ग्रेविटी या कशिश है या अट्रैक्शन है और दूसरे प्लैनेट्स की उसको समझ लेते हैं। देखें चूँकि सन बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ इट्स मैसिवनेस का मतलब होता है बड़ाई, बहुत बड़ा होना। The sun possesses a lots of gravity, a lot of gravity, sorry, lots of नहीं, a lot of। तो सन की बहुत ज़्यादा या बड़ी ह्यूज ग्रेविटी है, ये कोई अराउंड अबाउट 270 के करीब है स्टूडेंट्स। अभी 270 क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, और ये चीज़ें आगे चलकर आपको इंशाल्लाह पता चलेंगी। बारह मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि सूरज की जो ग्रेविटी है, सिर्फ फिगर बता रहा हूँ, अभी यूनिट पे बात नहीं कर रहे। 274 है एज़ कम्पेयर टू अर्थ जिसकी 9.8 है। तो अब आप खुद सोच लें जी कि अर्थ की राउंड अबाउट 10 है और सूरज की राउंड अबाउट 270 है, राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूँ। तो 270 और 10 का कंपैरिजन कर लें कितनी ज़्यादा है सूरज की। एज अ रिजल्ट द प्लैनेट्स आर अफेक्टेड बाय द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। यही वजह है कि जो ये प्लैनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सूरज की जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी जो उसकी कशिश है और उससे वो खींच रहा है अपनी तरफ, उससे वो मुतासर होते हैं या उन पर असर पड़ता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी ये जो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कशिश शकल है, इज़न्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल प्लैनेट्स इनटू द सन। यानी कि ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि प्लैनेट्स को सूरज के अंदर ले जाओ, हाउ इट इज़ इनफ टू मूव द प्लैनेट्स अराउंड इटसेल्फ इन देयर ऑर्बिट्स। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ज़रूर है कि इनको ये एक मदार में सूरज के गिर्द रखती है, बस ये चीज़ है। यानी अब आप ये समझ लें कि ये इतनी ज़्यादा पुल नहीं है, जैसे एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट आपने किसी लोहे के करीब लेकर आए मेटल के गिर्द, तो उसने फ़ौरन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो वो एक अलग चीज़ है। ये वो वाली ग्रेविटी नहीं है जो आप समझें। तो ये सिर्फ इतनी है कि ये इनको, ये जो प्लैनेट्स हैं इनको सूरज के गिर्द चक्कर लगाने पर मजबूर करती है। लेट्स से द सन्स ग्रेविटी सडनली सीजेस। चलें ये इमेजिन कर लेते हैं, लेट्स से या लेट्स इमेजिन कि सूरज की ग्रेविटी जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। दीज प्लैनेट्स विल इमीडिएटली ट्रेवल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। तो फिर ये प्लैनेट्स क्या होंगे कि ये घूमते घूमते अचानक अपनी जो डायरेक्शन है उसमें चले जाएंगे, यानी स्ट्रेट। ये देखिए ये स्ट्रेट चले जाएंगे। अभी तो ये एक दायरे में है ना, लेकिन अब ये प्लैनेट अब यूं गया दायरे में से, तो ये इधर निकल गया। ये प्लैनेट इधर आ रहा था, एकदम से ये ग्रेविटी ख़त्म हुई तो ये इधर निकल गया। ये प्लैनेट अब घूमता घूमता जब सर्कुलेट करता यूँ आया तो ये साथ ही यूँ चला गया। तो यानी ग्रेविटी से वो निकल जाएंगे, उसकी ग्रेविटी से निकल जाएंगे तो ऑर्बिट से निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा जनाब, प्लैनेट्स आर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव इन ऑर्बिट्स बाय ग्रेविटी। तो फिर जाहिर है कि वो बिल्कुल अननोन जिसको कहते हैं ना डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे, जिसका कोई अता पता नहीं होगा, सूरज से दूर भटक जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। अब डू यू नो की तरफ चले जाते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ये है कि जनाब एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू मेंटेन इन वन ऑफ द टू स्टेट्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक में दो में से कोई एक स्टेट रख सकता है, या रेस्ट या मोशन, मतलब कोई भी एक। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब मैं आपको इसका ये समझा देता हूँ कि देखिए इनर्शिया जो है वो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये मैंने मोबाइल यहाँ पर टेबल पर रख दिया है। अब ये स्टेट ऑफ रेस्ट में उस वक्त तक रहेगा जब तक मैं इसको हाथ से या तो हिलाऊंगा नहीं या उठाकर दूसरी जगह पे डिस्प्लेस कर दूंगा। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो दो में से कोई एक स्टेट जो है वो पोजेस करता है या उसके ऊपर फोकस करता है, या रेस्ट या मोशन। अच्छा जी, एग्जांपल इसकी क्या है? मास की वजह से अ लार्ज स्टोन इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव। बहुत बड़ा जो पत्थर है उसको हिलाना मुश्किल होता है। व्हेन फैंस आर टर्न्ड ऑफ, जब पंखे बंद हो जाते हैं, दे कंटिन्यू टू रोटेट फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू इनर्शिया।
तो वो कुछ देर तक जो है ना, आपने देखा होगा जो पंखे होते हैं उनके पर चलते रहते हैं इनर्शिया की वजह से, बट इवेंचुअली सीज ड्यू टू देयर एयर रेजिस्टेंस, लेकिन फिर आखिरकार हवा की रेजिस्टेंस की वजह से वो रुक जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको वो जारी रखते हैं, बेशक पीछे से बिजली आना बंद हो जाती है। और सोलर सिस्टम्स प्लैनेट्स हैव अ लॉट्स ऑफ इनर्शिया सो दे कीप सर्कलिंग अराउंड द सन। तो हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं ये जो मूव करें, इनमें भी बहुत ज़्यादा इनर्शिया का मतलब है कि ये चूँकि रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करते जा रहे हैं, और इनका ये इनर्शिया जो है ये मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से ये सर्कल कर रहे हैं सूरज के गिर्द। इन्फॉर्मेशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है स्टूडेंट? ये आपने देखा ये एक बच्ची है और ये अपने सर के ऊपर जो है, इसके हाथ में ये स्ट्रिंग है या धागा है, और इसके सिरे के ऊपर एक पत्थर बांधा हुआ है और ये गोल गोल घुमा रही है, तो ये इसके सर के ऊपर घूम रहा है। अगर ये अपने बाजू को घुमाना छोड़ देगी तो फ़ौरन ये जो रस्सी होगी ये ढीली होकर नीचे गिर जाएगी और पत्थर भी नीचे आ जाएगा। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये वो फोर्स होती है दैट मूव्स द बॉडी इनटू अ सर्कल, जो किसी भी बॉडी को सर्कल में जो है ना वो मूवमेंट करने पर मजबूर करती है, या वो उसको कीप मूविंग कह सकते हैं कि वो रखती है। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इट इज़ द सेम फोर्स, ये वही फोर्स है विच मूव्स अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इन अ सर्कल, ये जो मैंने अभी बताया है। व्हेन इट इज़ विल्ड, जब इसको चक्कर लगाए जाते हैं। स्टोन वांट्स टू गो स्ट्रेट, अब जो स्टोन है वो सीधा तो जाना चाहता है, लेकिन इसकी जो फोर्स होती है वो एक सर्कल में मूव कर जाती है, क्योंकि हम एक सर्कल में इसको चला रहे हैं। सो ये जनाब यहाँ तक हमारा लेक्चर है। यकीनन आपको समझ आ रही है। अर्थ एंड मून को समझ लेते हैं। अब अर्थ और मून का मतलब यही हुआ कि जो अर्थ का मून है यानी इसकी नेचुरल सैटेलाइट है, हम अर्थ के मून के बारे में बात कर रहे हैं। पेज नंबर 165 है। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी नेचुरल सैटेलाइट स्टूडेंट इसलिए कहा जाता है। अब ज़रा सैटेलाइट आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये ज़रा कन्फ्यूजन होता है। देखिए सैटेलाइट्स आम तौर पर जो है ना वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ज़मीन के ऊपर यानी कि मदार में ना, ज़मीन के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं, ज़मीन के बाहर यानी आउटर स्पेस में। तो उनका काम है सिग्नल रसानी करना, यानी कि वो जो मवासलाती निज़ाम है उसको वो लेके चलना, और वो ज़ाहिर है एक दुनिया के हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो तस्वीरें और वीडियोस पहुंचाते हैं। आप क्रिकेट मैचेस लाइव देखते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं, आप और बहुत सारे काम करते हैं जिसमें इंटरनेट भी शामिल है। तो ये सैटेलाइट्स होते हैं। तो मून जो है वो नेचुरल यानी कुदरती सैटेलाइट है, यानी ये कुदरती तौर पर ज़मीन के बाहर और उसके अराउंड घूम रहा है, और इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल यानी कुदरती सैटेलाइट। जस्ट लाइक सन, सूरज की तरह अर्थ आल्सो अप्लाइज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून टू रिवॉल्व इट अराउंड इटसेल्फ। तो सूरज की तरह जो ज़मीन है ना, ये भी ये जो आपका चांद है ना जी, ये देखें इसका भी इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट बनाया हुआ है। अगर आप डैश लाइन देखें तो ये इसके ऊपर एग्जर्ट करती है ये ग्रेविटी की फोर्स, जिससे ये जो मून है ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सो ड्यू टू विच मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ आपके सामने है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मून ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, और ये जो मून है ये इनडायरेक्टली ये भी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये सूरज के गिर्द उसका प्रैक्टिकली एक मदार में चक्कर नहीं लगा रहा है, ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और ज़मीन की गर्दिश के साथ ही ये आगे आगे जा रहा है। इस तरह जैसे ये मैं अभी माउस का ये मूवमेंट कर रहा था, तो ये चक्कर सिर्फ ज़मीन के गिर्द हिस्सा रिवॉल्व कर रहा है यानी गोल चक्कर, लेकिन चूंकि ज़मीन आगे मूव कर रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट में सूरज के गिर्द इस तरह, तो जो ये चांद की मूवमेंट है या जो इसकी सर्कलिंग है वो इस तरह है सूरज के गिर्द, ये इस तरह ये मूव कर रहा है। यूँ आपको यकीनन समझ आ गई कि इस तरह मूव कर रहा है। तो ये डेफिनेटली आसान सी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन में आते हैं जी ना पिक्चर, तो खैर ये इन्होंने वही चीज़ बताई है। कैनन फायर्ड अ बॉल विद लो स्पीड, द बॉल हैज़ फॉलन एट पॉइंट ए। ये यहाँ पे एक तोप यहाँ पे रखी गई, उसने एक गोला फायर किया है और ये कम स्पीड के साथ था, तो ये यहाँ ए पॉइंट पर गिर गया जी अर्थ के सरफेस पर। व्हेन द स्पीड इज़ इंक्रीज द बॉल विल फॉल ऑन पॉइंट बी। जब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी तो वो बी पॉइंट पे जाके गिरेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉल इज़ फर्दर इंक्रीज एज शोन इन सी, इट विल स्टार्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ विदाउट फॉलिंग ऑन अर्थ। तो अगर मज़ीद इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो ज़मीन पर गिरने की बजाय ये ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड इट ऑर्बिट्स एट हायर आल्टीट्यूड, फिर ये ज़्यादा ऊंचे जो है ना ये ऊंचाई पे चला जाएगा। आल्टीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं। सो नाउ दिस बॉल इज़ कॉल्ड सेटेलाइट, और फिर अब इस जो ये बॉल होता है इसको सेटेलाइट कहा जाता है। सिंपल सी बात है। यानी ये एग्जांपल या ये तस्वीर दिखाने का आपको मकसद ये है कि एक ऑब्जेक्ट है उसे थ्रो किया गया है, तो वो एक डिस्टेंस ए तक गया है क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाई गई तो वो बी तक चला गया, फिर बढ़ाई गई, यानी करते करते
सी डी ई, और ई वाला आप देख रहे हैं कि ये ऑर्बिट में चला गया और ये सर्कुलेट करना शुरू हो गया। क्योंकि स्पीड बढ़ती गई तो ये ज़मीन की जो एक कशिश थी उससे बाहर चला गया ज़्यादा अल्टीट्यूड या ऊंचाई पर, और फिर ज़मीन के गिर्द इसने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। नाउ दिस बॉल इज़ कॉल्ड सेटेलाइट। इस बॉल को सेटेलाइट कहते हैं। जैसा आम आर्टिफिशियल सेटेलाइट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही हैं, मून तो खैर नेचुरल है। सो जनाब ये चीज़ है, अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो अर्थ जो है वो सन की सेटेलाइट है। सो ये जनाब अब तक का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया है और पसंद भी आया है। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको समझना पड़ता है। इसी में थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करूँगा समझाने की, और इसमें कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो या अगर आपके माइंड में इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।